एक बार पुनः आपका हमारी क्लास में स्वागत है। और आज हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो बायोलॉजिकल साइंस का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपकी विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें भी आएगा और साथ में आपकी जो जेईई की परीक्षा है उसमें तो आएगा ही आएगा। चाहे वो किसी भी स्टेट की टेट की परीक्षा हो, सी टेट हो, एच टेट हो, यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, इससे संबंधित प्रश्न हर बार जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि गुणसूत्र क्या होता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स, इसके बारे में देखो जानते हैं। इंटरफेज केंद्र का क्रोमोटिन जालक कोशिका विभाजन के समय संघनित होकर धागों या छड़ों के समान संरचनाएं बनाता है, जैसे चित्र दिखाया गया है। इन संरचनाओं को हम गुणसूत्र कहते हैं। इन्हें आनुवंशिक लक्षणों का वाहक, यानी ये जो है वो आनुवंशिक लक्षणों का वाहक भी होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण है उनको प्रसारित करते हैं। सबसे पहले स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में इसकी खोज की थी। तो एक प्रश्न तो यही बनता है कि गुणसूत्र की खोज किसने की थी, तो आप बताओगे कि स्ट्रॉसबर्गर ने 1875 में इसकी खोज की थी। दूसरा है 1889 में बाल्डेयर ने इसको क्रोमोसोम शब्द इसके लिए प्रयोग किया था। अब हम देखते हैं गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्रों की संख्या क्या है, देखो किसी एक ही जाति के सभी जीवों में गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, लेकिन अलग अलग जाति के अलग अलग समूहों में इनकी जो संख्या है वो अलग अलग होती है। लेकिन एक ही जाति का समूह है, उसमें सभी प्राणियों में, सभी प्रकार के जीवों में जो गुणसूत्र है वो एक ही समान संख्या में पाए जाएंगे। जैसे यहाँ पर कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे जंतुओं में मनुष्य है, उसमें 23 जोड़े होते हैं। पैरामीशियम ऑरेलिया है, 30 से 40 गुणसूत्र होते हैं। एस्कारिस लम्ब्रिकोइडिस होता है, उसमें 24 गुणसूत्र होते हैं। अब हम पादपों के बारे में जानते हैं। प्याज है, उसमें 16 होते हैं। गोभी में 18 होते हैं। कपास में 52 होते हैं और मटर में 14 होते हैं। और देखो ये जो गुणसूत्र है उसका हमने एक चित्र बनाया है, इस प्रकार की इसकी संरचना होती है। वैसे तो ये समान आकार का होता है पूरे में, लेकिन कभी इसमें कुछ संकीर्ण की अवस्था पाई जाती है, जैसे ये संकीर्ण अवस्था है और ये संकीर्ण अवस्था है। इसमें इनके नाम मैट्रिस है, क्रोमोनिमेटा है, क्रोमोमियर है, पेलिकल है, सेंट्रोमिया है। अब देखो ये प्राथमिक संकीर्ण अवस्था है, ये इसकी द्वितीय संकीर्ण अवस्था है और ये सैटेलाइट्स हैं। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जाना और आगे हम इसके और भी आगे हम जानते हैं जो गुणसूत्र है उनके आकार, आकृति एवं संरचना के बारे में। तो आकार और आकृति कोशिका विभाजन की एनाफेज अवस्था में, यानी जब कोशिका विभाजित होती है उसकी जो एनाफेज अवस्था होती है उसमें यह वी, एल और जे या शलाका के रूप में दिखाई देते हैं। वैसे तो ये सभी जगह एक जैसे एक समान मोटाई में होते हैं, लेकिन ये इनकी जो संक्रमण की अवस्था होती है उस समय ये कुछ स्थानों पर पतले दिखाई देने लगते हैं। जैसे इसमें ये दिखाया है, ये इसकी संक्रमण अवस्था है और ये भी इसकी संकीर्ण अवस्था है। प्रत्येक, अब इसकी संरचना के बारे में जानते हैं। प्रत्येक गुणसूत्र में कुंडलित धागे के समान 2 क्रोमोनोमेटा होते हैं, जैसे ये दिखाई दे रहे हैं। ये 2 क्रोमोनोमेटा हैं जो एक क्रोमोटिड को प्रदर्शित करते हैं। यही क्या है, एक क्रोमोटिड को प्रदर्शित करता है। क्रोमोनोमेटा पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर गहरे रंग के क्रोमोमियर्स भी पाए जाते हैं, जैसे ये गहरे रंग के क्रोमोमियर्स हैं, ये पाए जाते हैं। और क्रोमोमियर के बीच में हल्के रंग के भाग को हम इंटरक्रोमोमियर कहते हैं। जो इसके अंदर हल्का गहरा रंग होता है उसको हम इंटरक्रोमोमियर कहते हैं। यह मोतियों की माला में लगे दानों के समान हमें दिखाई देते हैं। और जब ये जाइगोटीन अवस्था में होते हैं तो इनके जो क्रोमोमियर्स हैं, यानी 2 समान गुणसूत्रों की जो क्रोमोमियर है उनमें संयुग्म होता है और एक जाइगोट बनता है। और जाइगोट बनने के बाद ही जो एक नया जीव है उसकी उत्पत्ति होती है। और ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो क्रोमोमियर्स होते हैं इन्हीं पर हमारे जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में, या हम ये कहें कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब नई कोशिका बनती है या नया जीव बनता है तो यहाँ पर ये निर्वाह करते हैं। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, अब हम गुणसूत्रों के जो कार्य हैं उसके बारे में जानते हैं। फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो गुणसूत्र जो है वो आनुवंशिक वाहक होते हैं, यानी ये आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं। ये डीएनए के बने होते हैं। इनमें विभिन्न क्रियाओं के लिए संदेश निहित रहते हैं, यानी जो डीएनए है उसी में विभिन्न क्रियाओं के जो संदेश हैं जो अगली पीढ़ी में ले जाने हैं वह इस पर निहित रहते हैं। एंजाइम विभिन्न क्रियाओं में समन्वय बनाए रखते हैं। जो इसमें एंजाइम होता है वह इसकी विभिन्न क्रियाओं में समन्वय, यानी एक प्रकार का संयोजन बनाए रखता है। प्रोटीन के जटिल अणुओं के बने होते हैं, जो प्रोटीन होते हैं वो जटिल अणुओं के बने होते हैं। प्रोटीन अणुओं के संश्लेषण की सूचना नाइट्रोजीन क्षारों के निर्धारित अनुक्रम के रूप में डीएनए अणुओं में निबद्ध रहती है।
यानी जो प्रोटीन के संश्लेषण की जो सूचना है वह इसके जो नाइट्रोजीन्स हैं उसके अनुक्रम में ही डीएनए अणुओं पर निबद्ध रहती है, जो आगे अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। संदेश जो है वो त्रिकूट के रूप में अंकित होते हैं। इसमें एक कोडोन कहते हैं, जो त्रिकूट होता है उसको ही हम एक कोडोन कहते हैं, और 4 नाइट्रोजन क्षारों के संयोग से 64 कोडोन बनते हैं, और प्रत्येक प्रोटीन श्रृंखला में एमिनो अम्लों को हम इन्हीं कोडोन द्वारा निर्धारित करते हैं, यानी जो इसके एमिनो अम्ल हैं इसके द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। एक कोडिंग प्रोटीन एक विशिष्ट एमिनो अम्ल की स्थिति को प्रदर्शित करता है। सूत्र के अंतर्गत जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके बारे में जानते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम जानते हैं, देखते हैं कि स्वीडन के जैव रसायनिक थे फ्रेडरिक माइसर, उन्होंने 1869 में जो पश कोशिकाएं होती हैं उन पश कोशिकाओं से के केंद्रक से एक ऐसे रासायनिक पदार्थ को निष्कासित किया, अलग किया, जिसमें फास्फोरस बहुत अधिक मात्रा में थी और सल्फर बिल्कुल नहीं था। क्योंकि जो प्रोटीन होती है उसमें फास्फोरस जो है वो सल्फर जो है यानी अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, फास्फोरस बिल्कुल नहीं पाया जाता, अतः यह उसके विपरीत था बिल्कुल, तो इसको हम प्रोटीन नहीं कह सकते। तो जो माइसर थे उन्होंने इसको क्योंकि ये केंद्रक से प्राप्त हुआ था इसलिए इसको न्यूक्लिक नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। और उसके कुछ समय बाद क्योंकि इसकी जो प्रकृति थी वो अम्लीय थी, उस आधार पर अल्टमोन ने 1889 में इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दे दिया। उसके कुछ समय बाद यानी 1853 में कौशल ने रासायनिक घटकों का पता लगा। इसके अंदर जो डीएनए जो आरएनए जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसके अंदर रासायनिक घटक होते हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त की, और इसी के लिए उन्हें 1910 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। नोबेल पुरस्कार के बारे में आप जानते हो, ये विभिन्न क्षेत्रों में जो नोबेल थे उनकी जो संग्रहित राशि है उसकी ब्याज के रूप में बहुत से जो वैज्ञानिक हैं उनके लिए प्रदान किया जाता है हर वर्ष। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डीएनए और आरएनए। यानी जो न्यूक्लिक अम्ल है वह 2 प्रकार का होता है, एक तो आरएनए होता है और एक डीएनए यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और एक राइबोन्यूक्लिक एसिड। ग्रिफिथ ने 1920 में प्रदर्शित किया कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, यानी आनुवंशिक गुणों को एक से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित करता है। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, डीएनए आरएनए की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। जो न्यूक्लिक अम्ल है उसकी खोज किसने की, किस प्रकार से किसने इसमें आगे बढ़ने दिया। विद्यार्थियों, अब हम डीएनए के बारे में जानते हैं। जो डीएनए है वो उसकी जो फुल फॉर्म है वो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, और यह कुछ वायरसों को छोड़कर लगभग सभी जीवों की कोशिकाओं में निश्चित रूप से पाया जाता है, और यह एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक लक्षण है उनको प्रसारित करता है। सभी न्यूक्लिक कोशिकाओं में डीएनए केंद्रक होता है, थोड़ी मात्रा में यह माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाता है। डीएनए अणु 2 वलयों का बना होता है, यानी जो डीएनए अणु है वो 2 वलयों का बना होता है जो एक अक्ष के चारों ओर सर्पिलाकार रूप में कुंडलित होते हैं, अतः डीएनए अणु एक घुमावदार सीढ़ी जैसा दिखाई देता है। दोनों वलय शर्करा व फास्फोरस की इकाइयों के बने होते हैं। सीढ़ी के 2 स्तंभ बनते हैं, इनसे जुड़े जो क्षार हैं वो युगल सीढ़ी के डंडे की तरह होते हैं। प्रत्येक वलय में हजारों न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं होती हैं जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला के बने होते हैं। तो इस प्रकार से जो डीएनए होता है वह क्या है, कुंडलित होता है, और यह इन कुंडलों में जो पदार्थ होते हैं वही पदार्थ उन पर जो आनुवंशिक लक्षण के जो गुण होते हैं वो अध्यारोपित होते हैं, और यही अध्यारोपित गुण अगली पीढ़ी में प्रसारित होते हैं। अब हम देखते हैं कि जो डीएनए का महत्व है, इंपोर्टेंट ऑफ डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य आनुवंशिक सूचनाओं को पीढ़ी दर पीढ़ी यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में प्रसारित करना है। डीएनए ही एक ऐसे अणु हैं जो स्वतः प्रतिकृति से अपने समान अणु बना सकते हैं, यानी ये अपनी प्रतिकृति बना सकते हैं। यह अप्रत्यक्ष रूप से कोशिका की सभी जैव क्रियाओं का नियमन भी करते हैं। डीएनए प्रोटीन संश्लेषण के लिए सभी प्रकार के आरएनए का संश्लेषण भी करता है।